हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 14 की। 13 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं आपको पूरे करवा चुका हूँ और जो पिछला लेक्चर था हमारा उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने की जो कांटेक्ट प्रोसेस है या संपर्क विधि जो है उसको हमने पढ़ लिया था। आज इस वीडियो में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुण। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की जो संपर्क विधि थी वो हमने पढ़ ली थी। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, जैसा कि आपने पीडीएफ में देखा भी होगा, टॉपिक का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल के रासायनिक गुण अर्थात H2SO4 के रासायनिक गुण। सबसे पहला रासायनिक गुण है अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति देखिएगा बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 एक प्रबल अम्ल होता है। जब इसको जल में घोला जाता है तो यह क्रमिक रूप से 2 प्रोटॉन का त्याग करता है। क्रमिक रूप से 2 प्रोटॉन का त्याग करने का मतलब है कि पहले एक प्रोटॉन का त्याग करेगा और उसके बाद दूसरे प्रोटॉन का त्याग करेगा। किस प्रकार से देखिएगा, H2SO4 क्या है, एक प्रबल अम्ल है और जब हमने इसको जल में घोला तो क्या होगा, ये क्रमिक रूप से 2 प्रोटॉन त्यागेगा। तो हम अभिक्रिया लिखते हैं H2SO4 प्लस H2O। H2SO4 के पास 2 प्रोटॉन है। सबसे पहले यह एक प्रोटॉन का त्याग करेगा, वो प्रोटॉन H2O के द्वारा ग्रहण किया जाएगा अर्थात H2O के साथ जुड़ जाएगा और H2O के साथ जुड़ करके क्या बनेगा, H3O+। और जो H2SO4 है वो किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, HSO4- में। तो H2SO4 को जैसे ही जल में घोला तो H2SO4 ने अपना पहला प्रोटॉन त्यागा। प्रोटॉन का मतलब होता है H+ आयन। वो H+ आयन इस H2O के द्वारा ग्रहण किया गया अर्थात H2O के साथ वो H+ आयन जुड़ गया और क्या बना, H3O+, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, प्लस क्या बना, HSO4-। अब ये जो HSO4- है जिसे हाइड्रोजन सल्फेट आयन कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ये अब एक प्रोटॉन त्यागेगा। ये किसमें घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है कि नहीं, ये किसमें घुला हुआ है, जल में, क्योंकि हमने H2SO4 को जल में घोला है। तो बताओ क्या बना, HSO4-। तो HSO4- भी किसमें होगा, जल में। अब ये जल में दूसरा प्रोटॉन त्यागेगा तो बताओ क्या बनेगा, H3O+ प्लस SO4-2। ठीक है। अब देखो बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है और किस प्रकार से आपको उसका आंसर देना होता है। तो देखिएगा, क्लास 11 में आपने जब आयनिक साम्य वाला चैप्टर पढ़ा था, आयनिक साम्य वाला चैप्टर आपको जब पढ़ाया जाता है तो उस चैप्टर में आपने 2 स्थिरांक पढ़े थे, एक Ka और एक Kb। Ka क्या होता है बच्चों, अम्ल वियोजन स्थिरांक, अम्ल वियोजन स्थिरांक। और Kb क्या होता है बच्चों, क्षार वियोजन स्थिरांक। किसी अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति को बताने के लिए Ka का उपयोग किया जाता है और किसी क्षार की क्षारीय प्रवृत्ति को बताने के लिए Kb का उपयोग किया जाता है। जो अम्ल जितना ज्यादा प्रबल होता है उसके लिए Ka का मान उतना ही ज्यादा होता है और जो क्षार जितना ज्यादा प्रबल होता है उसके लिए Kb का मान उतना ही ज्यादा होता है। क्योंकि हम यहाँ पर क्षार की बात नहीं कर रहे, केवल अम्ल की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको Kb को हटा देता हूँ। तो हमें यहाँ पर Ka के बारे में ध्यान होना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया
किसी अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति समानुपाती होती है Ka के। जिस अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उसका Ka उतना ही ज्यादा होगा। इसका विपरीत यदि मैं बोलूं, जिस अम्ल का Ka जितना ज्यादा होगा उसके लिए उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिएगा H2SO4 एक प्रोटॉन का त्याग कर रहा है, इसका मतलब यह एक क्या है, अम्ल है। तो इस अम्ल के लिए मैंने अम्ल वियोजन स्थिरांक मान लिया Ka1। इस अम्ल के लिए मैंने अम्ल वियोजन स्थिरांक मान लिया Ka1, और ये HSO4 माइनस जो है ये भी एक प्रोटॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। तो यह भी एक क्या है, अम्ल है। और इस अम्ल के लिए मैंने अम्ल वियोजन स्थिरांक मान लिया Ka, ठीक है। H2SO4 के लिए Ka1 और HSO4 माइनस के लिए Ka2, ठीक है। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि Ka1 का मान Ka2 से बहुत अधिक होता है। Ka1 का मान Ka2 से बहुत अधिक होता है, और ये क्वेश्चन ही आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि H2SO4 के लिए Ka1 का मान Ka2 से बहुत अधिक क्यों होता है। तो यहाँ पर एक बात आपको नोट करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए। H2SO4 जो है वो प्रोटॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। क्या H2SO4 प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। इसका मतलब H2SO4 जो है वो केवल क्या है, अम्ल है। केवल क्या है, अम्ल। यदि हम बात करें HSO4 माइनस की, HSO4 माइनस प्रोटॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है। HSO4 माइनस प्रोटॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, अम्ल कहा। लेकिन ये जो पहली अभिक्रिया मैंने लिखी, इसकी विपरीत अभिक्रिया आप देखिए, इसकी उल्टी अभिक्रिया आप देखिए। HSO4 माइनस इस H3O प्लस से H प्लस ग्रहण करके वापस क्या बना रहा है, H2SO4। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि HSO4 माइनस प्रोटॉन को ग्रहण भी कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर -1 आवेश है, और -1 आवेश है प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, +1 आवेश होता है। तो HSO4 माइनस प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है, त्याग भी सकता है। इसका मतलब ग्रहण कर सकता है। ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या होते हैं बच्चों, क्षार होते हैं। प्रोटॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या होते हैं, क्षार होते हैं। प्रोटॉन को त्यागने वाले पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। जो पदार्थ केवल प्रोटॉन को त्यागे, प्रोटॉन का केवल क्या करे, त्याग करे, वो केवल अम्ल होंगे। और जो प्रोटॉन का त्याग भी करे और प्रोटॉन को ग्रहण भी करे, वो अम्ल के साथ साथ क्या होंगे, क्षार होंगे। तो ये जो HSO4 माइनस है ना, ये अम्ल के साथ साथ क्या है बच्चों, क्षार भी है। इसका मतलब इसमें अम्लीय गुण भी है और इसमें क्षारीय गुण भी है, और क्षारीय गुणों के कारण से इसके अम्लीय गुण बच्चों क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसके लिए इस कारण से HSO4 माइनस का जो Ka2 है ना, वो क्या हो जाएगा, बहुत कम, किसकी तुलना में, H2SO4 की तुलना में। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा H2SO4 के संदर्भ में, या H2SO4 के लिए Ka1 का मान Ka2 से बहुत अधिक क्यों होता है। कुछ इस प्रकार से वहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा कि H2SO4 केवल प्रोटॉन दाता है। H2SO4 केवल क्या है बच्चों, प्रोटॉन दाता। और HSO4 माइनस जो है वो प्रोटॉन दाता तो है ही, साथ ही साथ में वो क्या है, प्रोटॉन ग्राही भी है। इसका मतलब H2SO4 में केवल अम्लीय गुण है, और HSO4 माइनस में अम्लीय गुणों के साथ साथ कौन से गुण हैं, क्षारीय गुण। और क्षारीय गुणों के कारण से HSO4 माइनस के अम्लीय गुण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और अम्लीय गुण जब कम होते हैं तो बताओ Ka का मान भी क्या होता है, कम। इस
टॉपिक के शुरू में मैंने आपको बताया था कि Ka जितना ज्यादा होता है अम्लीय गुण उतने ही ज्यादा होते हैं, अर्थात अम्लीय गुण जितने ज्यादा होते हैं उतना ही Ka क्या होता है, ज्यादा। तो बताओ यहाँ पर H2SO4 केवल प्रोटॉन दाता है, HSO4 माइनस प्रोटॉन दाता के साथ साथ ग्राही भी है, इसलिए इसमें अम्लीय गुण ज्यादा होंगे और इसमें अम्लीय गुण क्या होंगे, कम। इसीलिए Ka1 जो कि H2SO4 के लिए Ka2 से क्या होगा, ज्यादा, जो कि किसके लिए, HSO4 माइनस के लिए। तो ये हमने बात कर ली अम्लीय प्रकृति की। तो ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा जो रासायनिक गुण है सल्फ्यूरिक अम्ल का, वो है सल्फ्यूरिक अम्ल की निर्जलीकारक प्रकृति। निर्जलीकारक प्रकृति, निर्जलीकारक का मतलब होता है वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में से जल को खींच करके बाहर निकाल ले। निर्जलीकारक, जल को हटाने वाला कारक क्या कहलाता है, निर्जलीकारक। तो वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में से जल को खींच करके बाहर निकाल ले, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, निर्जलीकारक कहा जाता है। H2SO4 एक निर्जलीकारक होता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन इस टॉपिक में से, इस पॉइंट में से पूछा जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। इस पॉइंट में से यानी निर्जलीकारक प्रकृति में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये होगा कि आप किस प्रकार स्पष्ट करेंगे कि H2SO4 एक निर्जलीकारक होता है। तो चूंकि ये जो निर्जलीकारक प्रकृति है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अपन पढ़ते हैं, वहां पर भी आपको इसको पढ़ाया जाएगा। लेकिन यदि हम पी ब्लॉक की बात करें और आपकी बुक की बात करें तो वहां पर एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, वो रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, C12H22O11। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। क्या है ये, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। सुक्रोज की क्रिया जब H2SO4 के साथ करवाई जाती है, या फिर मैं कहूँ सांद्र H2SO4 के साथ करवाई जाती है, तो सांद्र H2SO4 क्या करता है, इस सुक्रोज में जो वाटर होता है उसको खींच करके बाहर निकाल लेता है। तो इसमें से कितने वाटर बाहर निकलेंगे, देखिएगा, इसमें हाइड्रोजन की संख्या 22 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 11। 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन से कितने अणु जल के बाहर निकलेंगे। 22 का आधा कितना होता है बच्चों, 11। तो 11H2 लिख सकता हूं मैं। 11H2 का मतलब कितना हो गया, 22, और ऑक्सीजन कितने, 11। तो यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लगा दूंगा, तो कितने अणु जल के सुक्रोज में से H2SO4 बाहर खींचेगा, 11 जल के अणु। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 जल के अणु तो अलग हो जाएंगे। बताओ क्या बच गया, कार्बन। तो कार्बन कितने बचे, 12 कार्बन बचे, तो 12 कार्बन हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अभिक्रिया होगी C12H22O11 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू 12 कार्बन प्लस 11 H2O। ये जो कार्बन यहाँ पर बना, इसको एक नाम दिया गया, ये है कार्बन जो होता है वो कैरामल होता है। क्या होता है, कैरामल। कैरामल क्या है, काला भूरा पदार्थ। अब देखो बोर्ड एग्जाम में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, काला भूरा पदार्थ। आपसे पूछा जाएगा कि या तो ये पूछा जाएगा कि H2SO4 की निर्जलीकारक प्रकृति को स्पष्ट करने वाली कोई एक अभिक्रिया लिखो। तो और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ये अभिक्रिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी लिख सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक रिएक्शन पढ़ाई जाएगी, CH3CH2OH, ये होता है एथिल अल्कोहल। यदि आपने पढ़ी हो, यहाँ पे लिखा सांद्र H2SO4, टेम्परेचर लिखा 170 डिग्री सेल्सियस। तो ये सांद्र H2SO4 क्या करता है, 170 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर केल्विन में लिखे तो 443 केल्विन, 443 केल्विन पर ये सांद्र H2SO4 इस एथिल अल्कोहल में से जल को बाहर निकाल लेता है। तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, अल्फा कार्बन से OH निकलता है और एथीन बनती है। तो ये केमिकल रिएक्शन भी आप लिख सकते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि H2SO4 की निर्जलीकारक प्रकृति को स्पष्ट करने वाली कोई एक रासायनिक अभिक्रिया लिखो, तो आप बोर्ड एग्जाम में नो डाउट ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या होता है जब सुक्रोज की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाई जाती है, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन आपको याद होना जरूरी है।
या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कैरामल का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा या किस प्रकार से किया जाता है, तो आपको आंसर देना होगा कि जब सुक्रोज की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो सांद्र H2SO4 क्या करता है, सुक्रोज यानी चीनी, इसको क्या कहते हैं, चीनी भी कहते हैं सामान्य भाषा में, इसमें से जल को बाहर निकाल लेता है और जल को बाहर निकालने के बाद में जो काला बुरा पदार्थ बनता है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, कैरामल कहा जाता है। तीसरा रासायनिक गुण है धातु हैलाइड के साथ अभिक्रिया। किसकी, सल्फ्यूरिक अम्ल की धातु हैलाइड के साथ अभिक्रिया, जैसे NaCl के साथ अभिक्रिया, जैसे KBr के साथ अभिक्रिया, जैसे CaF2 के साथ अभिक्रिया। देखिएगा NaCl में Na एक धातु है और Cl क्या है, हैलाइड हो गया, तो एक धातु हैलाइड हो गया। ये भी क्या है, धातु हैलाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड इसको कहते हैं, इसको कैल्शियम फ्लोराइड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इन धातु हैलाइड के साथ H2SO4 की रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए, हालांकि बहुत आसान रिएक्शन है, इसलिए बोर्ड एग्जाम में ये रिएक्शंस पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, फिर भी आपको याद होनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए। देखो Na पे क्या होता है प्लस और Cl पे क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। H2SO4 में H2SO4 की यदि मैं बात करूं तो 2H+ आयन है और एक क्या है बच्चों, सल्फेट आयन है, ठीक है। तो यदि मैं NaCl के दो अणु ले लूं तो बताओ 2Na+ और SO4-2 क्या बन जाएगा, Na2SO4। समझ में आया, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया क्योंकि सल्फेट में -2 होता है तो हमें धनायन जो है वो 2 चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, तो Na2SO4 मीन्स सोडियम सल्फेट हो गया। अब क्या है बच्चों, 2H+ है और 2 ही क्या है, Cl-, तो बताओ क्या बन जाएगा, 2HCl बन जाएगा। यहाँ पे देखिएगा KBr है, K पे क्या होता है प्लस और Br पे क्या होता है माइनस, इसके ले लिए 2 अणु, तो 2K+ और सल्फेट आयन क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस 2 अणु किसके बन जाएंगे, HCl की, सॉरी HBr की, यहाँ पे Br है ना तो HBr के बन जाएंगे। कैल्शियम पे कितना आवेश होता है, +2 होता है, कैल्शियम वर्ग 2 का तत्व है तो कैल्शियम पे कितना आवेश होगा, +2 होगा। और फ्लोरीन पे कितना होता है, -1। तो बताओ कैल्शियम पे +2 है, सल्फेट पे -2 है, तो +2 -2 न्यूट्रल कर देंगे, कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 अणु किसके बन जाएंगे, HF के। तो ये इजी सी केमिकल रिएक्शंस है, किसके साथ, धातु हैलाइड के साथ। अगला रासायनिक गुण है H2SO4 की ऑक्सीकारक प्रकृति। देखिएगा H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यहाँ पर हमें H2SO4 की ऑक्सीकारक प्रकृति में 3 केमिकल रिएक्शंस याद रखनी है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। वो कौन कौन सी 3 केमिकल रिएक्शंस हैं, देखिएगा एक तो कॉपर के साथ है जो कि धातु है, एक सल्फर के साथ है जो कि एक अधातु है, और एक कार्बन के साथ। किसकी अभिक्रिया करवानी है, H2SO4 की। याद रखिएगा तीनों रिएक्शंस में H2SO4 के 2-2 मोल काम में आएंगे, ये आपको पहले से ध्यान रख लेना चाहिए। एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था कि सर केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का एक प्रॉपर तरीका हमें सिखाइए। तो बच्चों आपको क्लास 10 में सिखाया जाता है, 11 में सिखाया जाता है, फिर भी यदि आपको नहीं आता है तो इस चैप्टर के एंड में मैं आपको एक प्रॉपर तरीका किस प्रकार से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस हम कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन कर सकते हैं, उसका एक प्रॉपर तरीका मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से जरूर सिखाऊंगा। संकरण और संरचना वाला जो टॉपिक है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर चैप्टर नंबर 3 यानी विद्युत रसायन वाला जो चैप्टर है उसके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चंस आपने हमें अभी तक नहीं करवाए, तो वो भी मैं निश्चित रूप से आपको करवाऊंगा। चैप्टर 1 के क्वेश्चंस भी कुछ बाकी हैं, तो जो क्वेश्चंस बाकी हैं उनके लिए आप यदि नोट्स बना रहे हैं, यदि आप पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं और अपने कॉपी के अंदर नोट्स बना रहे हैं, तो आपको वहाँ पर कुछ पेजेस हर चैप्टर के बाद छोड़ देने चाहिए। चैप्टर आगे भी बढ़ने चाहिए, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे। बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस मैं हालांकि करवा रहा था, लेकिन पाठ्य पुस्तक के कुछ क्वेश्चंस मुझे लगा कि आप स्वयं भी कुछ करेंगे, इसलिए मैंने उनको छोड़ा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उनके वीडियोज, आज ही मैंने चैप्टर नंबर 3 के जो
पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चंस हैं पीछे के, उनके मैंने नोट्स बनाए हैं और स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से जल्द ही आपके सामने वो वीडियो आने वाला है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आपको पूरा सिलेबस इस YouTube चैनल के ऊपर जरूर करवाया जाएगा, चाहे स्कूल खुल जाए और चाहे ना खुले। ठीक है, तो चलिएगा इन केमिकल रिएक्शंस को। हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि पी ब्लॉक की जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको जिस प्रकार से मैं आपको याद करवा रहा हूँ उसी प्रकार से आप यदि याद करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में मात नहीं खाएंगे, आपके दिक्कत महसूस नहीं होगी। प्रॉपर तरीके से बैलेंस में करना आपको सिखा दूंगा, निश्चित रूप से सिखा दूंगा, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मुझे पिछले 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यदि आप उस तरीके से पढ़ के जाते हो तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स कट नहीं होंगे। हाँ, प्रॉपर तरीका वो भी आपको बताएंगे। चलिएगा, इनको हम बैलेंस करते हैं, सॉरी रिएक्शंस को पूरा करते हैं। तो एरो लगा देते हैं यहाँ पर। तो कॉपर का ऑक्सीकरण कौन करेगा? H2SO4 करेगा। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण कितना है बच्चों? 0 है। ठीक है, मुक्त मूल अलगाव स्थिति में, मुक्त मूल या अलगाव स्थिति में किसी तत्व का ऑक्सीकरण हमेशा कितना होता है? 0 0 0 है। तो बताओ क्या होगा यहाँ पर? तीनों के ऑक्सीकरण 0 है तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी। तो कॉपर +2 में चेंज होगा और कॉपर +2 सल्फेट आयन से क्रिया करके बना लेगा CuSO4, यानी कॉपर +2 सल्फेट के साथ जुड़ के बना लेगा CuSO4। तो कॉपर चेंज हो जाएगा कॉपर सल्फेट में। H2SO4 खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा, अपचयित होगा किसमें? SO2 में, और साथ में क्या बनाएगा? जल बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो सल्फर जो है इसका ऑक्सीकरण होगा SO2 में, H2SO4 स्वयं अपचयित होगा SO2 में, साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। इस प्रकार से याद रखना है कि कॉपर सल्फेट में गया और H2SO4 स्वयं अपचयित होकर क्या बना रहा है? SO2 + H2O। सल्फर ऑक्सीकृत होकर SO2 बना रहा है और H2SO4 स्वयं अपचयित होकर क्या बना रहा है? SO2 + H2O। चलेगा, कार्बन जब ऑक्सीकृत होगा तो CO2 बनेगा और H2SO4 स्वयं अपचयित होगा, SO2 + क्या बन जाएगा? H2। तो ये मैंने अभी जो आपको केमिकल रिएक्शंस बताई, ये केवल स्केलेटन है। क्या है? स्केलेटन। अभी हम इनको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। अब देखिएगा, इनको हम करते हैं संतुलित। तो यहाँ पर कॉपर 1 है, यहाँ पर भी कॉपर कितना है? 1। इसके बाद में आपको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं बताओ? 2 × 2 कितने हो गए? 4 होगा। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा एक बार। सल्फर देखिएगा 1 है, इधर कितने हैं बच्चों? 2 है। इधर कॉपर 1 है, सल्फर इधर कितने हैं? 2। इधर भी सल्फर कितने हैं? 2 ऑलरेडी मैंने लगा रखा है। इसके बाद में आप देखिएगा ऑक्सीजन कितने हैं? 8। यहाँ पर कितने हैं? 4 2 6 और 1 7 है। चलेगा, हाइड्रोजन की मैं बात कर लेता हूँ। 4 है तो बताओ यहाँ पर 2 लग जाएगा, बैलेंस हो गई। एक थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हो तो एक बात आप ध्यान रख सकते हैं कि सबसे पहले आपको धातु को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है? धातु को। जैसे कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है और सोडियम है। कोई भी धातु अगर आपको दिख रही है तो सबसे पहले आप प्रयास करें कि धातु को बैलेंस करें। सबसे पहले आपको किसको बैलेंस करना है? धातु को। धातु बैलेंस हो जाए उसके बाद में आपको अधातु बैलेंस करनी है। क्या बैलेंस करनी है? धातु। जैसे सल्फर है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है। इस प्रकार से जो अधातु आपको दिखाई दे उनको आपको बैलेंस करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है? अधातु बैलेंस हो जाए उसके बाद में वापस से एक बार चेक करें कि धातु अभी बैलेंस है कि नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है अधातु को जब हम बैलेंस करते हैं तो धातु बैलेंस नहीं रह पाती। तो अधातु को बैलेंस करने के बाद वापस से धातु को बैलेंस करें। अगर धातु बैलेंस है तो उसके बाद में आप ऑक्सीजन को बैलेंस करें। किसको बैलेंस करें? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद वापस से देखें कि अधातु और धातु बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो वापस से इनको बैलेंस करें और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस करें। जैसे मैं इसको एक तरीके से करूं यदि, तो देखो सबसे पहले धातु को बैलेंस करो। कॉपर कॉपर हो गया, दोनों तरफ एक हो गया। उसके बाद में कह रहे हैं अधातु को बैलेंस करो। अधातु कौन है इसके अंदर? सल्फर है कि नहीं?
सल्फर ऑक्सीजन भी धातु है, लेकिन ऑक्सीजन को हम अलग से लेंगे। हाइड्रोजन भी अधातु है, धात्विक गुण भी होते हैं, तो हाइड्रोजन को हम लास्ट में लेंगे। तो सल्फर को बैलेंस करो, तो देखो यहाँ पर सल्फर कितने हैं, 2 हैं, इसको हटा देता हूँ, 2 हैं, तो यहाँ पे क्या लगा दिए, 2 लगा दिए, ठीक है। अब किसको बैलेंस करना है, वापिस से धातु चेक करो, धातु बैलेंस ही है, इम्बैलेंस नहीं। ऑक्सीजन को बैलेंस करना, ऑक्सीजन कितनी है इधर देखो, 8 है, कितनी है देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 8, यहाँ पे कितनी है 4, तो बताओ ऑक्सीजन क्या हो गई, बैलेंस। उसके बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो चुकी है, बैलेंस। इसी प्रकार से इसको हम बैलेंस करेंगे। फिलहाल आप ये तरीका आप आजमा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो ये है कि आपको H2SO4 के कितने मोल काम में लेने हैं, 2 मोल, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 4, तो यहाँ पे क्या लगा दिया 2, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गई। सल्फर कितने हैं, 2 और 1 3 है, सल्फर कितने हैं 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया और इसको यहाँ से हटा दिया, तो बताओ सल्फर क्या हो गया, बैलेंस। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं है, 8, 6 और 2 8, ठीक है, चलिएगा। उसके बाद में इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, कार्बन कार्बन, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कितनी इधर 8, यहाँ पर कितनी है 2 2 4, और यहाँ पे क्या लगा दिया, सल्फर कितने यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया 2। तो इस प्रकार से हम रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, बैलेंस। वापिस से कर देता हूँ एक बार, वापिस से समझिएगा। देखो कार्बन कार्बन, कार्बन बैलेंस है। इसके बाद में हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर कितनी है 4, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ 2, और यहाँ पर भी क्या लगा देता हूँ 2। क्यों, क्योंकि हमें ऑक्सीजन बैलेंस करनी है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो 4 तो ये रही, 2 ये रही और 2 ये रही, कितनी हो गई 8 हो गई, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे 2 लगाएंगे, सर यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगाए, यहाँ पे 2 लगा दे तो कार्बन 2 हो जाता, कार्बन 2 है ही नहीं इधर, तो यहाँ पर लगाएंगे। अब सल्फर 2 हो गए, तो यहाँ पर क्या लगा दो 2 लगा दो, तो इस प्रकार से रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हैं, ये तरीका भी आजमा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है कि H2SO4 के कितने अणु काम में आते हैं, यहाँ पर 2-2 मोल या 2-2 अणु काम में आते हैं। इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है H2SO4 के उपयोग। तो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपसे उपयोग पूछ लिए जाते हैं, तो आपको उपयोग याद कर लेने चाहिए, 2-4 बार पढ़ोगे तो निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। पहला उपयोग है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। दूसरा उपयोग है संचयक बैटरी में। याद कीजिएगा चैप्टर नंबर 3 विद्युत रसायन में मैंने आपको जब सीसा संचयक सेल या सीसा संचयक बैटरी जब आपको पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि सीसा संचयक सेल में हम जो अम्ल काम में लेते हैं विद्युत अपघटक के रूप में, वो क्या होता है H2SO4। तीसरा है अपमार्जक उद्योग में, ठीक है, डिटर्जेंट वगैरह जो होते हैं उनको बनाने में यूज होता है। और चौथा उपयोग है पेट्रोलियम शोधन में। तो ये जो चौथा उपयोग है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि पेट्रोलियम शोधन में कौन से अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो आप कहोगे सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4। इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं, एक बात आपको मैं बता देता हूँ, इसे क्या कहते हैं, गंधक का अम्ल भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, अम्लों का राजा या रसायनों का राजा। तो बच्चों इसी के साथ H2SO4 खत्म हो गया, H2SO4 के रासायनिक गुण खत्म हो गए, और इसी के साथ वर्ग नंबर 16 भी खत्म हो गया। पी ब्लॉक जो है वो एक काफी लंबा चैप्टर है, और इसमें हमें 12th क्लास में 4 वर्ग पढ़ने होते हैं, वर्ग 15, 16, 17 और 18। वर्ग 13 और 14 आपको क्लास 11 में पढ़ा दिया जाता है। क्लास 11 के सिलेबस में वो दोनों वर्ग हैं। यहाँ पर हमारे सिलेबस में 4 वर्ग हैं, 15, 16, 17 और 18, जिनमें से 2 वर्ग हमने कंप्लीट कर लिए, वर्ग नंबर 16 तक हो गया। अब हम अगला वर्ग इसी वीडियो लेक्चर में शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है हैलोजन वर्ग या वर्ग नंबर 17। तो आइए शुरुआत करते हैं वर्ग नंबर 17 की। तो शुरुआत कर रहे हैं वर्ग नंबर 17 की। वर्ग नंबर 17 को हैलोजन वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, हैलोजन वर्ग भी कहा जाता है। वर्ग 17 को हैलोजन वर्ग कहते हैं। वर्ग 16 के बाद हमारा जो अगला वर्ग है पी ब्लॉक में, वो है वर्ग नंबर 17, जिसे हैलोजन वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जिसे हैलोजन वर्ग कहते हैं। सबसे पहली बात, इस वर्ग में कौन कौन से तत्वों को रखा गया है। इस वर्ग में रखा गया है फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। यदि मैं हैलोजन की संधि विच्छेद करूं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है हेलो प्लस जल। हेलो प्लस जल। हेलो का मतलब है लवण, हेलो का मतलब होता है लवण, और जन का मतलब होता है बनाने वाले। ये जो तत्व है वो लवण का निर्माण करते हैं, इसी कारण इन्हें क्या कहा गया, हैलोजन कहा गया। हेलो का मतलब क्या है बच्चों, लवण, और जन का मतलब क्या होता है, बनाने वाले। ये तत्व हैलोजन का निर्माण करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसलिए इनको क्या कहा गया, हैलोजन कहा गया, और इस वर्ग को क्या कहा गया, हैलोजन वर्ग कहा गया। तो ये जानकारी आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब देखिएगा हैलोजन वर्ग की यदि बात करें तो ये जो प्रथम चार तत्व हैं इनको हैलोजन कहा जाता है, और ये अधातु होती है। क्या होती है, अधातु। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और ये जो एस्टेटिन है यह है एक रेडियो एक्टिव धातु होती है। रेडियो एक्टिव क्या होती है, धातु। इसका अर्धआयुकाल 125 नैनो सेकंड कुछ होता है, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो हैलोजन वर्ग में कौन कौन से तत्वों को रखा गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, जिनमें से हम बेसिकली इन चार तत्वों की स्टडी करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। एस्टेटिन की स्टडी नहीं करते क्योंकि वह एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, इसलिए हम यहाँ पर केवल चार तत्वों की बात करेंगे। तो हैलोजन वर्ग में कौन कौन से तत्वों को रखा गया बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। और एस्टेटिन को हमें स्टडी नहीं करना है, तो हमें मुख्य रूप से चार तत्वों को स्टडी करना होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें लेंगे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिएगा बच्चों, याद कीजिएगा मैंने वर्ग 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताया था, NH2Np3। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 3, 5 इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताए थे। फिर मैंने वर्ग 16 पढ़ाया, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया था NH2Np4। बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई थी, 6। और उसके बाद में अब हम जो वर्ग पढ़ रहे हैं वो है वर्ग 17, यानी हैलोजन वर्ग। और उस वर्ग के यानी इस वर्ग के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, NH2Np5, 3, 4, 5, ठीक है, चलेगा। तो बताओ सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ग 17 के तत्वों का क्या होता है, NH2Np5, जहां N आवर्त संख्या होती है, और बाह्यतम कोष में यदि हम बात करें हैलोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 और 5, 7 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लेंगे परमाणु आकार। देखिएगा क्लास 11 में, साथ ही साथ इस पी ब्लॉक के चैप्टर के पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जब हम आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, यानी जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, ठीक है। तो यदि हम बात करें परमाणु आकार की, तो आवर्त में सबसे छोटा आकार, आवर्त में सबसे छोटा आकार हैलोजन का होता है। आवर्त में सबसे छोटा आकार किसका होता है बच्चों, हैलोजन का, क्योंकि इनका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है ना, वो क्या होता है, उच्च होता है। ये देखो, यदि हम आवर्त में चलें तो यहाँ पे वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और ये वर्ग नंबर क्या हो गया, 18, ठीक है। तो इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो आकार में क्या है, इधर से इधर जा रहे हैं, यानी बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम जेड इफेक्टिव शॉर्टकट में बोलते हैं, ठीक है, बताया था मैंने। जेड इफेक्टिव 13 से ज्यादा जेड इफेक्टिव 14 के तत्वों का होगा, 14 से ज्यादा जेड इफेक्टिव 15 के तत्वों का होगा, फिर 16, फिर 17, यानी 17 के जो तत्व हैं उनका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, उच्च होगा। और उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण एक आवर्त में यदि हम देखें तो सबसे छोटा आकार किसका होता है,
हैलोजन का। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर वर्ग 18 के तत्वों का आकार हैलोजन से छोटा नहीं होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं वो वान डेर वाल रेडियस कैलकुलेट करते हैं, जो आपको क्लास 11 में पढ़ाई जाती है कि वान डेर वाल जो त्रिज्या होती है वो सबसे बड़ी त्रिज्या होती है। तो इनकी जो रेडियस है वो अलग टाइप की होती है। इनकी कोवेलेंट रेडियस हम यहाँ पे देखते हैं, यानी सहसंयोजक त्रिज्या देखते हैं। तो आवर्त में सबसे छोटा अगर यदि आपसे पूछे तो किसका बताना है? 17 के तत्वों का। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपने आवर्त में या एक आवर्त में सबसे छोटा आकार हैलोजनों का होता है, क्यों? तो आपका आंसर होगा उच्च जेड इफेक्टिव के कारण, उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। ठीक है, चलो दूसरी बात, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या होती है? वृद्धि। दो कारण मैंने आपको ऑलरेडी इसके बता रखे हैं। नंबर 1 कोषों की संख्या बढ़ने के कारण, और नंबर 2 परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि होने के कारण। तो बताओ आकार का क्रम क्या होगा? सबसे छोटा आकार फ्लोरीन का, उससे बड़ा क्लोरीन का, उससे बड़ा ब्रोमीन का, और उससे बड़ा किसका होगा? आयोडीन का। फ्लोरीन का सबसे छोटा आकार और सबसे बड़ा आकार किसका होगा? आयोडीन का। ठीक है, तो परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि नंबर 1 कोषों की संख्या बढ़ने के कारण, और नंबर 2 परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि होने के कारण। तीसरा गुण है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी की परिभाषा मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई थी कि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आयनन एंथैल्पी। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। यदि हम बात करें हैलोजन की आयनन एंथैल्पी की, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो बताओ जेड इफेक्टिव इनका क्या होता है? उच्च होता है। उच्च जेड इफेक्टिव के कारण से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता, इसलिए आवर्त में इनका जो आयनन विभव है वो क्या होता है? उच्च होता है। आयनन विभव आवर्त में इनका क्या होता है? उच्च। सबसे ज्यादा तो अक्रिय गैसों का होता है। क्यों? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो पूर्ण पूरित होता है। पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इसलिए यदि हम बात करें उच्चतम आयनन विभव की, वो तो वर्ग 18 के तत्वों का होगा, लेकिन आयनन एंथैल्पी की आवर्त में उच्च होती है। क्यों? क्योंकि इनका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? उच्च। और प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च होने का मतलब है कि नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण ज्यादा होगा और उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान नहीं होगा। ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आयनन एंथैल्पी की क्या होती है? उच्च होती है। क्यों? क्योंकि उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। दूसरी बात, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी में कमी आती है। क्यों? क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने के कारण, परिरक्षण प्रभाव में कमी होने के कारण। तो आयनन विभव का क्रम या आयनन एंथैल्पी का क्रम क्या होगा? फ्लोरीन की आयनन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता इसमें से। ये जरूर पूछा जा सकता है कि आवर्त में हैलोजनों का आयनन विभव उच्च क्यों होता है? क्योंकि उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण, या फिर मैं कहूं छोटे आकार के कारण। अब हम बात करेंगे चौथे गुण की। चौथा है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। याद कीजिएगा पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, वर्ग नंबर 16 में मैंने आपको बताया था, किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर उत्सर्जित होने वाली या अवशोषित होने वाली जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें वर्ग 17 के तत्वों की, तो वर्ग 17 के तत्वों का यदि हम आवर्त में प्रभावी नाभिकीय आवेश देखें, जेड इफेक्टिव देखें, तो बताओ बच्चों जेड इफेक्टिव क्या होता है? उच्च होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इनकी बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होती है, बहुत आसानी से ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जेड इफेक्टिव के
उच्च होने के कारण ये बहुत आसानी से, बहुत तीव्रता से, जल्दी से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं अपनी ओर। इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना क्या है, आसान है। और आसान है इसका मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, उच्चतम होती है। आवर्त में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यदि हम देखें तो वो किसकी होती है, हैलोजनों की। क्यों, एक तो जेड इफेक्टिव उच्च है और दूसरा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही कुछ इस प्रकार का है, NH2 बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो बताओ इनके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। और ये स्थायी विन्यास को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो स्थायी विन्यास को प्राप्त करने के लिए इनको एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, ग्रहण। इसका मतलब ये जब आसानी से ग्रहण करेंगे तो आपको जोड़ने में बहुत कम जोर आएगा, आपको दिक्कत ही महसूस नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा बाहर निकलेगी, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है। और मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा होने का मतलब अधिक ऋणात्मक, अधिक ऋणात्मक। याद है आपको, डेल्टा एच का मान मोर नेगेटिव, डेल्टा एच क्या होगा, मोर नेगेटिव। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अपने आवर्त में मोर नेगेटिव होती है, अधिक ऋणात्मक होती है। क्यों, क्योंकि उच्च जेड इफेक्टिव प्लस NH2 विन्यास है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बहुत ज्यादा इच्छा है, क्योंकि ग्रहण करते ही इनका विन्यास जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, स्थायी विन्यास हो जाएगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि आवर्त में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान उच्चतम होता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश उच्च होता है और विन्यास इनका NH2 होता है, जिस कारण इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बहुत ज्यादा क्या होती है, प्रवृत्ति होती है। दूसरी बात, यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएं तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में कमी आती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में कमी आती है। तो क्रम ये होना चाहिए, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन। लेकिन याद कीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि याद कीजिएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये जो क्रम था। फिर मैं सल्फर को मैं कहाँ लेके आ गया था, आगे लेके आ गया था, याद है आपको। उसी प्रकार इसमें क्लोरीन आगे आ जाता है। होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था, लेकिन होता क्या है, ये होता है। यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से क्या होती है, ज्यादा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी फ्लोरीन से क्या होती है, ज्यादा। अर्थात फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन से क्या होती है, कम। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का आकार अपने वर्ग में सबसे छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा होता है। आने वाला इलेक्ट्रॉन क्या महसूस करता है, प्रतिकर्षण महसूस करता है, जिस कारण से फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ पाता और क्लोरीन में आसानी से जुड़ जाता है। इसलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन से क्या होती है, कम होती है। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लोरीन व फ्लोरीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ज्यादा है, फ्लोरीन की कम है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का आकार अपने वर्ग में क्या है, सबसे छोटा। आकार सबसे क्या है, छोटा। और आकार जब छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, उच्च होगा, सबसे ज्यादा होगा। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होगा ना तो आएगा ना जो इलेक्ट्रॉन, उसको ये इलेक्ट्रॉन घनत्व प्रतिकर्षित कर देगा और प्रतिकर्षित करेगा तो जुड़ नहीं पाएगा। हालांकि फ्लोरीन का नाभिक बाह्यतम कोष के पास में है, लेकिन याद कीजिएगा वर्ग नंबर 16 में मैंने आपको बताया था कि सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। तो यदि आपको ये बात और अच्छे से देखनी है तो एक बार वर्ग नंबर 16 में जहां मैंने इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी पढ़ाई थी वहां आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं इसका कारण आपको बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना है वापस से बता देता हूँ। फ्लोरीन का आकार छोटा होता है अपने वर्ग में, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने के कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण महसूस करता है, जिस कारण से फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ पाता और इसी कारण क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से क्या हो जाती है, ज्यादा। या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या हो जाती है, ज्यादा। अब हम बात करेंगे अगले गुण की। पहला हमने क्या लिया, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा हमने लिया परमाणु आकार। तीसरा हमने लिया आयनन एंथैल्पी। चौथा हमने लिया इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और पांचवा जो गुण है वो है विद्युत ऋणता। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता, आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता भी वर्ग 17 के तत्वों की होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता भी सबसे ज्यादा किसकी होती है, वर्ग 17 के तत्वों की। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा वर्ग 17 के तत्वों की और विद्युत ऋणता भी सबसे ज्यादा किसकी होती है, वर्ग 17 के तत्वों की। अब देखिएगा वर्ग 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है। और दूसरी बात क्यों है, क्योंकि उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश के
कारण, उच्च प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता में क्या आती है? कमी, क्योंकि आकार बढ़ने के कारण से ऐसा होता है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी होती है? फ्लोरीन की। और सबसे कम किसकी होती है? आयोडीन की होती है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की और सबसे कम आयोडीन। तो बताइएगा विद्युत ऋणता तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? आवर्त सारणी में फ्लोरीन की। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्लोरीन की। ठीक है, चलिएगा। तो विद्युत ऋणता से भी कोई विशेष क्वेश्चन बनता नहीं है। उसके बाद में छठा गुण है ऑक्सीकरण अवस्थाएं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं, यदि हम बात करें वर्ग 17 के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की, तो सामान्य रूप से ये -1, +1, +3, +5 और +7 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। वर्ग 17 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्या होती है? -1, +1, +3, +5 और +7। ये आपको याद रखनी है। साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको अच्छे से याद रखना है कि फ्लोरीन केवल -1 दर्शाता है। फ्लोरीन केवल कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? -1। ये आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ऐसा आपने क्लास 11 में पढ़ा था ऑक्सीकरण अवस्था वाले चैप्टर के अंदर। फ्लोरीन की केवल एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1। क्यों? दो कारण है इसकी। पहला, इसकी विद्युत ऋणता पूरी आवर्त सारणी में उच्चतम होती है, उच्चतम विद्युत ऋणता के कारण। और दूसरा कारण क्या है बच्चों? दूसरा कारण है रिक्त डी कक्षक की अनुपस्थिति। ठीक है, रिक्त डी कक्षक की अनुपस्थिति और उच्चतम विद्युत ऋणता के कारण फ्लोरीन केवल क्या दर्शाता है? -1 ऑक्सीकरण अवस्था। इसमें मेन कारण उच्चतम विद्युत ऋणता का है। हालांकि दो कारण पूछे तो आप रिक्त डी कक्षक की अनुपस्थिति बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली ऑक्सीकरण अवस्थाओं की। तो वर्ग 17 हमने शुरू कर दिया है, ऑक्सीकरण अवस्था तक हमने पढ़ लिया है। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम वर्ग 17 को आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशंस वीडियोस की आपको अच्छे से प्राप्त सबसे पहले आपको क्या हो सके? प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।